बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। कोर कमांडर हाउस हमला केस जो था उसमें चेयरमैन पीटीआई समेत 5 मुल्ज़िमान की तलबी के समन जारी हो चुके हैं और एसपी सिविल लाइंस और मॉडल टाउन ने जो है वो चेयरमैन पीटीआई समेत 5 मुल्ज़िमान की आज हाज़िरी यकीनी बनाए, ये समन में हिदायत की गई है कि किसी भी तरह से एसपी सिविल लाइंस और एसपी मॉडल टाउन जो हैं वो इनकी जो है वो हाज़िरी यकीनी बनाएं। इस समन में ये भी कहा गया है और 5 लोग जिनमें चेयरमैन पीटीआई के साथ और इक़दाम कत्ल, यानी इसके अंदर अगर देखा जाए तो मुकदमा जो है वो 10 मई को कत्ल, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ और दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज हुआ है। ये तमाम दफ़ात इसके अंदर एडअप की गई हैं और आज शाम 7 बजे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में जीआईटी के सामने पेश किया जाना चाहिए है। समन में ये भी कह दिया गया है और इसके साथ सख्त थोड़ी सी हिदायत आ चुकी हैं और कहा जा रहा है किसी भी तरह से इनको पेश किया जाए। साथ ही अगर बात करें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की, तो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब थे, लेकिन अब अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और वो होंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनकी तैनाती की मंजूरी दे दी गई है कि वो बतौर चीफ जस्टिस उनको तैनात किया जाएगा और तैनात का इतलाक़ 17 सितंबर 2023 को जब उमर अता बंदयाल साहब रिटायर होंगे उसी दिन और एट द वेरी सेम मोमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब होंगे और उनका इतलाक़ होगा। इस चीज़ की सदर मुमलिकत ने जो है वो इस तैनाती की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लापता अबदोज़ जो है कैनेडियन तैयारे और यानी बड़ी तशवीशनाक बात है कि एक आबदोज़ जो टाइटैनिक का सफ़र करने के लिए, उसमें पाकिस्तानी भी एक बिज़नेसमैन थे, उनका बेटा भी साथ मौजूद था और ग़ालिबन 5 लोग थे जो सवार थे उस आबदोज़ के अंदर। दे वेंट टू अ टूर ऑफ अ टाइटैनिक, यानी कि वो जो टाइटैनिक का डूबा हुआ पुराना जहाज़ था उसको देखने के लिए, उसको हंट अप करने के लिए और उसका विज़िट करने के लिए वो समुंदर की गहराई के अंदर एक आबदोज़, और उसका ऑलमोस्ट एक्सपेंस की बात की जाए तो $2.5 लाख का ये ट्रिप बनना था और एक स्पेशल सबमरीन थी जिसने लेकर उनको जाना था, टाइटैनिक का विज़िट करवाना था, वो लापता हो चुकी। उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो अमेरिकन सील, यूएस सील्स, यूएस नेवी और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी जो है वो एजेंसीज़ इन्वॉल्व हो चुकी हैं और वो सब ढूंढ रही हैं उनको कि किसी भी तरह से वो मिल जाए। हमारी दुआ है अल्लाह करे कि खैर खैरियत से वो मिल जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन का बताया जा रहा था कल के मुताबिक कि 40 घंटे की ऑक्सीजन रिमेनिंग है उस सबमरीन के अंदर और आज जिस तरह हर एक लम्हा, हर एक घंटा गुजरता जा रहा है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है। लेकिन इनको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इसी जगह पर जब यूनानी कश्ती हादसा हुआ तो वहाँ पर जो कोस्ट गार्ड थे, वहाँ पर जो यूनानी हेलीकॉप्टर्स थे, वो सर्वेलेंस करते रहे उस सारे लम्हे की। 750 अफराद सवार थे उसके अंदर। मरते हुए उन्हें देखा गया कि उनमें से कौन कौन मर रहा है और कौन बचेगा, किस तरह से वो तमाशा देखा जा रहा था वहाँ पर। ठीक है, रिफ्यूजीज़ हैं, उन्हें कोई वेलकम नहीं करना चाहता अपने मुल्क के अंदर, लेकिन अगर मर रहे हों समुंदर के अंदर और मरते हुए इंसानी जान आपको नज़र आ रही हो तो इतना बैड बिहेवियर, इतना सख्त स्टांस उस टाइम पे आई गेस नहीं होना चाहिए ये था कि उन्हें किसी भी तरह सर्वाइव किया जाता। सर्वाइव करने के बाद आप फ़ौरन उन्हें डिपोर्ट कर दें, मत रखें अपने पास, उनको सज़ा दे दें। आप सज़ा देते हुए भी अगर अपनी जेलों में डालना पड़ेगा मत डालें, अगली बोट बुलाएं, उसमें बिठाएं और वापस उसी पोर्ट पे भेज दें जहाँ से वो आए हैं। लेकिन एटलीस्ट इंसानी जानों को बचाना तो चाहिए था, वहाँ पर नहीं बचाया गया। सरेआम उन्हें मरने दिया गया, वीडियो शूटिंग होती रही, उनकी रिकॉर्डिंग होती रही, हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस करता रहा, किसी को बचाने की ज़हमत नहीं की गई। इसी तरह जितना भी कोस्ट गार्ड थे यूनानी, उन सब ने भी इस मौके को देखा। कैसा तजाद है दुनिया के अंदर। एक तरफ वो अमीर लोग हैं, एक नॉर्मल बंदा $2.5 लाख की ये टिकट अफोर्ड नहीं करता था, $2.5 लाख का ये ट्रिप अफोर्ड नहीं करता था कि डीप सी के अंदर जाकर आपने एक तबाह हाल पड़े हुए टाइटैनिक जहाज़ का विज़िट करना था और उसके लिए $2.5 लाख स्पेंड कर रहे हैं पर हेड। उनके प्रोटोकॉल के अंदर दुनिया की तमाम समुद्री एजेंसीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं, उनको ढूंढ रही हैं। लेकिन वहीं पे उसी समुंदर के अंदर अगर देखा जाए, उससे कुछ फासले पर समुंदर के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पर कैसा हौलनाक हादसा पेश आया और
तमाम तर लोगों ने किसी भी तरह कोशिश नहीं की इंसानी जानों को बचाने की, इंसानों को सर्वाइव करने की। ये खुला तज़ाद है दुनिया के अंदर, और शायद ऐसा ही होता है यहाँ पर रेफ्यूजीज़ को और दूसरे मुल्क से आने वाले लोगों को जो गैर कानूनी रास्ते से आ रहे होते हैं। गैर कानूनी रास्ते से आने वालों को अक्सर ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि उन्हें सरेआम इसी तरह मरने दिया गया है या मार दिया गया है, या ऐसे इंसिडेंट्स किए हैं। कई ऐसी वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं कि कश्ती की बेसमेंट के अंदर उन्होंने इसलिए रखा होता है रेफ्यूजीज़ को कि खुदा ना ख्वास्ता अगर उन लोगों के ऊपर किसी तरह अटैक हो और ये सब कुछ हुआ। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर नाज़रीन, आई विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, यूनानी कश्ती हादसा बड़ा तकलीफ़ दे मनाजिर हैं, लेकिन हुआ क्या है उसके बाद? आज भी 54 पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार किया गया, एक्चुअली उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, जो चाह रहे थे किसी भी तरह से बॉर्डर क्रॉस करने की, और ईरान के अंदर उनको वहाँ पर अरेस्ट किया गया है। ये किसी भी तरह से मामला रुक नहीं पा रहा और शायद ना रुकेगा, चूँकि ये वाक़या जो पेश आया है, इट इज़ नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्टेड। ऐसे वाक़यात रूटीन के अंदर होते रहते हैं। 90% ऑफ देम डजंट रिपोर्ट। जो 10% होते हैं उनकी रिपोर्ट को भी इग्नोर कर दिया जाता है। ये एक वाक़या ऐसा हुआ जिसको बहुत ज़्यादा हाइप मिली है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। इसके पीछे बैकएंड पे भी ना जाने क्या इशू होगा, किस इशू को छुपाने के लिए इसकी इतनी हाइप क्रिएट की गई है, लेकिन इंसानी जानों का ज़िया तो है। नॉट ओनली द पाकिस्तानी पीपल वर देयर, बहुत से और मुल्कों के लोग भी मौजूद थे। लेकिन बड़ा तकलीफ दे मनाजिर है कि एक तरफ 5 लोगों को बचाने के लिए, जो शायद $2.5 लाख अफोर्ड करते थे एक ट्रिप का, उनको बचाने के लिए दुनिया की तमाम बहरी बड़ी बड़ी एजेंसीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं और वो ढूंढ रहे हैं उनको, और वो मिल नहीं पा रहे हैं। बड़ी कोशिश की जा रही है, मजीद पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कि शायद इस ऑपरेशन के अंदर जस्ट टू फाइंड दोज पीपल शायद लाखों डॉलर खर्च कर दिए जाएंगे। आई गेस हो सकता है मिलियंस खर्च कर दिए जाएं उन लोगों को ढूंढने के लिए। लेकिन दूसरी ही जानिब 750 लोग मरते सामने नजर आ रहे थे, उनको बहुत से थोड़े से खर्चे के अंदर बचाया जा सकता था, एक बोट लगाकर रेस्क्यू किया जा सकता था, उनको रेस्क्यू नहीं किया गया। इस दुनिया के अंदर हर तरफ यही सिचुएशन है। बड़े महज़ब माशरे समझे जाते हैं, कहा जाता है कि शायद बड़े बाइखलाक लोग हैं, बड़े महज़ब लोग हैं। क्या महज़ब लोग होंगे, क्या वो कौमें होंगी, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर कैस असलम साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। अपनी बात का आगाज़ करूँगा अब्दुल्ला मलिक साहब से। अब्दुल्ला साहब, कैसे महज़ब लोग हैं, कैसे बाइखलाक लोग हैं? कहते हैं उन लोगों के पास बड़ा महज़ब माशरा है और बड़े जो है वो जानवरों की बड़ी परवाह करते हैं, और जानवरों को रखते हैं तो इंसानों से बेहतर रखते हैं। इस तरह की बातें जब सुनने को मिलती हैं और फिर ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि जहाँ पे कहीं रिफ्यूजीज़ हों या लोग मरते नज़र आ रहे हों, तो दे डोंट केयर फॉर देम, और वो कहते हैं इनको मरने दे, और अपने कुत्ते की उससे बेहतर रखवाली करते हैं। किस किस्म की नेशन है सर ये? देखिए, हर माशरे के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, खा वो महज़ब हो या ना हो, लेकिन ये कि हर असबाब के सद्देबाब तलाश ज़रूर करने चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये जो इंसानी सोच अलमिया हुआ है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन इसके असबाब क्या थे, क्या वो वजूहात थी, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अब हम चोर को तो ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन चोर का जो मामन था हम उसके पीछे नहीं जा रहे। मसलन ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कोई पहली दफ़ा हो रही है, ये जो लोग गए हैं वो कोई पहली दफ़ा गए हैं। इतना इशू क्रिएट होने के बाद भी आज भी जी देखना इसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो FIA से तल्लुक़। देखिए गली महलों में तो चट्टा साहब ये दफातर खुले हुए हैं, हमें भी पता है, हर एक को पता है, लेकिन हम जब दफ्तर की भी जरूरत नहीं है सर, बगैर दफ्तर के लोग काम जी कोई शक नहीं है, और ये कानूनी काम हो रहा था। अभी देखना पासपोर्ट ऑफिस के आप बाहर जाएँ आपको एजेंट्स मिल जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे आपको इस किस्म के हालात मिल जाएंगे। देखिए किसी भी इदारे की शेल्टर के ना होने पर ऐसी चीज़ नहीं होती। कभी जब भी कोई जुर्म होता है, खा पुलिस के एरिया में हो रहा हो या किसी और में, उसमें कोई ना कोई एजेंसी ज़रूर इन्वॉल्व होती है, और इसमें भी हैं। अब आप उन लोगों को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जो फैसिलिटेटर है, जिनको माल ये गया है, उनको आप पकड़ नहीं रहे। दूसरी बड़ी अहम बात यह है, देखिए मतलब यूनान की एक अपनी तहजीब है, तमद्दन है। दुनिया भर में देखें ना इस किस्म के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं वो लोग निकलते हैं, इंसानियत के जहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन होती है वो निकलते। यूनान में बहुत सारे लोग निकले, लेकिन जिनके लख्ते जगह चले गए, क्या उन ममालिक में मसलन पाकिस्तान में क्या इक्का दुक्का हमने कंडेम किया, जो कुछ लोग ह्यूमन राइट्स वालों ने बाहर निकले होंगे, लेकिन एज ए नेशन हमने झंडा तो नीचे कर दिया, लेकिन हमने वो सद्देबाब तलाश नहीं किया कि एक बच्चा
ये मुफ्त में नहीं गया सर, ये 20 से 35-40 लाख रुपया पर हेड बच्चा दे के गया है। काहे के लिए? एक अच्छे पाकिस्तान के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके अंदर बंदा अपना बरसरे रोजगार हो सकता है इन पैसों के अंदर। इसलिए कि हमारे यहाँ सियासत कभी मुस्तकम रही नहीं है, जमहूरियत कभी आई नहीं है, तो लोग अच्छे ख्वाब देखने के लिए, अच्छे ख्वाब अपना फ्यूचर बनाने के लिए वालिदैन माएँ अपनी बालियाँ, सोने, जेवरात, जायदाद, घर, दुकान बेचकर अपने बेटे को महफूज रखने के लिए बाहर भेजती हैं। लेकिन मौत तो किसी का इंतजार नहीं करती, मौत के आगे तो कोई चीज़ें ये असबाब नहीं होते। लेकिन ये है कि जब ये ट्रैवल कर रहे थे, क्या दुनिया भर को मालूम नहीं था ये लोग कहाँ जा रहे हैं? और फिर जो यूनान में जो जिस किस्म की खबरें आ रही हैं कि जी पोस्ट गार्ड ने उनको गार्ड नहीं किया, उनकी ज़िंदगियाँ नहीं बचाई, कुछ लोग पहले ही डाई कर गए थे, जहाज़ ख़राब हो गया था। देखिए ये सारी के साथ जी, और ये कोई सिर्फ पाकिस्तान के एरिया में नहीं हुआ है। देखे ना, ये जो मिस्री जहाज़ था तो वो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो जहाज़ कैरी करके ले जा रहा था। ये कोई सैकड़ों में नहीं थे, ये तो हज़ारों में थे लोग। और वो फिर जिस किस्म का अलमिया रूनुमा हुआ और जिस किस्म की जो आगे से एटीट्यूड दिखाया गया वो बड़ा नेगेटिव था कि एक तरफ जैसे आपने खुद कहा कि एक तरफ एक प्लेयर ट्रिप के लिए और हज़ारों साल पुराने एक जहाज़ को देखने के लिए कि वो कहाँ पड़ा हुआ है, एक अरबों रुपए लगा के चंद अफराद जाते हैं। अब उनको ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। वो क्या है? इसलिए कि वो एक ऐसे तबके से तल्लक रखते हैं जिनकी वैल्यू है। हम इंसान नहीं हैं, हम तो आम जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी इसलिए वैल्यू है नहीं। अब वो लोग जो प्रीशियस लोग हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, लिहाजा उनको ढूंढने के लिए दुनिया की तमाम एजेंसी, दुनिया के तमाम इदारे, दुनिया के तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लंबी खबर दी जा रही है कि इतनी ऑक्सीजन है, इतनी। देखे ना, ये दोहरा म्यार है पूरी दुनिया का, दोहरे चेहरे हैं अशरफिया के लिए। और ये कोई हमारे मुल्क में नहीं है, ये दुनिया भर में ऐसा होता है कि पैसे वाले मुल्क, मतलब आपने के पास किसी ट्रैवल करना है यूरोपियन मुल्क में, किसी और मुल्क में, तो आप पहले देखिए आपका बैंक बैलेंस क्या है, ठीक है ना। अब तो आपने देखा होगा कि अब देखना, अब यहाँ तक देख लें कि हज बैतुल्ला, जिसको हमारे उसमें इस्लामी फ़राइज़ में शामिल है, एक उसका फ़र्ज़ है, लेकिन वो भी 50% लोग कम होंगे इसलिए कि महंगा हो गया। देख रहे, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो जिनके पास पैसा। ये कि दुनिया पैसे वाले की, आम लोगों के लिए। फिर हम कहते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट बेस्ड स्टेट नहीं है। वेलफेयर स्टेट किसी ने मांगा बच्चाओं की तरह, आपको क्या चाहिए, हेल्थ की फैसिलिटी चाहिए, ये ले लो, आपको क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ये ले लो। हम तो बांटने वाले लोग हैं सर, हम कोई इंसानियत के पैरामीटर पे चलने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग हैं, हजूम हैं, हम इंसान नहीं हैं। और ना ही इंसानों जैसे हमें कोई खसलतें पाई जाती हैं। जैसे आपने खुद कहा कि वहाँ पर जानवरों के लिए, बिल्लियों के लिए, कुत्तों के लिए उनके भी बाकायदा पासपोर्ट होते हैं। तो यहाँ तो सर इंसान का बच्चा मर रहा होता है। लोग अभी नया कल्चर आ गया। अभी हमने देखा कि वो कलर कार की बस गिरी ही थी कि लोग रुकने की बजाय लोग भाई रुक जाएं, लाशें पड़ी हैं, तो बेहद से लोग जा रहे थे और वीडियो बना रहे थे। हम सिर्फ वीडियो में वो सीन को बंद करने वाले लोग हैं, फिर उससे ववाला करने वाले लोग हैं। हम खड़े होकर किसी चीज़ के बदलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, हम हर पाकिस्तान में हर शख्स दूसरे शख्स से ये तवक्को करता है कि वो बदल ले। और अगर आप वाकई तब्दीली चाहते हैं तो अपनी ज़ात से शुरू कीजिए। मुझे बदलना चाहिए, मैं बदला होऊंगा तो पूरा माशरा आपको बदल नजर आता है। उन कौमों में कभी भी शऊर या इनकलाब या ये फिक्र नहीं आया करती जिनमें सोचने का ही अमल ना हो। अभी डॉक्टर साहब आपसे ये इकनॉमिक्स पे बात करेंगे कि इकनॉमिक्स का क्या फैक्टर होता है आपकी ज़िंदगियों में। तो मेरे कहने का मकसद है कि सर हमारे यहाँ कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं नहीं है। और ये दुनिया में भी ऐसे पैरामीटर्स हैं कि वो वैसे चलाते हैं। फ़लस्तीन में कोई जुल्म हो रहा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इसराइली कर रहे थे, अफगानिस्तान में होगा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो ताकतवर लोग कर रहे थे। तो ये जो माशरे हैं ताकतवर लोगों के माशरे हैं और पैसे वाले के माशरे हैं, आम लोगों के लिए कोई जिंदगी नहीं। आप क्या समझते हैं कि कमजोर के लिए कहीं पे कानून नहीं है, कमजोर के लिए वैसे राइट्स नहीं है, आप नहीं, एक बच्चा आखिरी बात, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे माशरे में हकूक है? सर नहीं है, ये तो हमें वैसे ही दिखावा ना, ये मरहम पट्टी है, कोई हकूक नहीं है सर। कोई बेचारा गरीब पकड़ा जाए, बातें करते करते लोग obsolete होते जा रहे हैं। रूल ऑफ लॉ देखते सर जिस मुल्क में आईन ही ना हो, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई मसलन कल आपका बच्चा आपके सवाल करे कि जी मेरे आइन में लिखा हुआ है कि 5 से 16 साल बच्चे की तालीम फ्री है, तो क्या फ्री है? क्या वो लिखा है आइन में लिखा कि आपको स्टेट जो है ना हेल्थ की फैसिलिटी क्या है? क्या आपका बच्चा कहेगा ये आइन में लिखा होगा 9 आर्टिकल 9 में कि आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन है, तो आपका कोई है? तो वो आपको ये सवाल करेगा भैया पापा आप क्या बता रहे हैं, अंकल आप क्या बता रहे हैं, सर आप क्या बता रहे हैं, किस आइन का मुझे समझा रहे हैं? उस आइन की इम्प्लीमेंटेशन कहीं नज़र आ रही है तो सर फिर मैं
कोशिश करूंगा कि मैं इस मुआशरे से किसी ऐसे मुआशरे में चला जाऊं जहां मैं आसानी से ऑक्सीजन में उस खुली फिजा में सांस तो ले सकूं। आजकल जो है ना घुटन है, ठीक है ना, लोग ढूंढ रहे हैं। ये क्यों है? ये सर 75 सालों में जिन्होंने रूल किया ये उनकी वजह से। आज फिर वो कहते हैं जी वो पिछलों का है। पिछले कौन थे यार? आप ही शामिल थे। इसलिए कि आखिरी बात आप डॉक्टर साहब जाने से पहले, सर जब तक कौम में शऊर नहीं आता ना, और शऊर कोई एक दिन में नहीं आता, हज़ारों साल लगता है। अगर आप अपने आप को तरक्की याफ्ता मुल्कों के माशरों में शुमार करना चाहते हैं, तो इंग्लैंड की तारीख देखना चाहते हैं, वहाँ ये ऐसा है, USA की देखना चाहते हैं, भाई हज़ारों साल लगे उनको तहजीब तमद्दुन बनाने में। तो सर हमें भी हज़ारों साल लगेंगे, लेकिन कम अज़ कम हम आपस में आज ये एक एहसास पैदा कर लेना दूसरों के लिए, तो कुछ ना कुछ तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। कुछ ना कुछ तब्दीली आना शुरू हो जाएगी अगर अपने अंदर एहसास पैदा करें और उन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करना शुरू करें। आगे वहाँ पे डॉक्टर कैसर असलम साहब, आई कम टू यू नाउ सर। डॉक्टर साहब, देखा आपने भी सारा वाक़या और किस तरह से यूनान कश्ती वाला हादसा, उसके बाद फिर आप दोस्त वाला वाक़या साथ ही हो जाना, अल्लाह की तरफ से दोनों कोइंसिडेंसेस का टाइम ऐसा था कि शायद हमें इस पर तजिया करने का मौका मिल गया। मैं चाहूँगा थोड़ी सी रोशनी आप भी इस पर डालिएगा। शुक्रिया। बात यह है जी कि ये तो अब्दुल्ला मलिक साहब ने बड़ी खूबसूरती से बात कर दी और करेक्ट बात की है कि अब हमारा माशरा तो ये बन गया है कि चोरी करो, इतने पैसे बना लो कि फिर आप रूल ऑफ लॉ को फ्लाउट करो। सर चोर को इज्जत भी तो मिलती है ना यहाँ पर, ये भी तो मसला है जी। चोर की इज्जत है, वो चोरी, बड़ी चोरी जो करने वाला है उससे कोई पूछने वाला नहीं है, हर तरफ से इज्जत ना मिलेगी, तमाम केसेस माफ हो जाएंगे, ये रूटीन है। करोड़ रुपया चोरी करते हैं, करोड़ रुपया आप खिला देते हैं तो आप फिर इज्जतदार बन गए। बात यह है कि इस हादसे के 3 कसूरवार हैं। पहले तो आपके अपने मुल्क के वो लोग जो ऐसा माहौल दिए जा रहे हैं कि अब आम जवान आदमी जो है वो, इससे पहले वो एक और कश्ती का हादसा भी हुआ था जिसमें हमारी एक फुटबॉलिस्ट जनवरी में की जी, तो लोगों को मजबूर हो रहे हैं कि इलीगल तरीके से वो इस मुल्क को छोड़ जाएं। ठीक कह रहे हैं। कोई अपना घर नहीं छोड़ा करता, मगर जब आप, बल्कि पीछे भी खबर आई थी, मैं आपसे शेयर करूं कि वो पाकिस्तान एयरलाइंस जो है वो एक निजी एयरलाइन का पायलट था, वो कनाडा में जाके वहां पे स्लिप हो गया और उसने बेहतर समझा कि मैं यहाँ पे जो है किसी भी तरह से आपके स्पोर्ट्समैन वहां जाके रह जाते हैं, आपके गाने वाले वहां जाके रह जाते हैं। तो एक तो इसलिए जो अब्दुल्ला मलिक साहब कह रहे हैं कि आपको आपके आम आदमी को इज्जत नफ्स नहीं दी जा रही, रूल ऑफ लॉ नहीं दिया जा रहा, और फिर वो नज़र आता है कि जी उधर शायद बहुत खूबसूरत जो इलीगल, अब उसके अंदर भी आप देखिए कि जब सीरियन रेफ्यूजी जाता है या यूक्रेनियन रेफ्यूजी जाता है तो उनको इज्जत मिलती है, जब पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और अफ्रीकन जाता है तो उनसे इज्जत नहीं मिलती। जिसका मतलब ये है कि आपके मुल्क के माशी हालात ने इज्जत ही नहीं दी हुई आपके लोगों को। दूसरा इसके अंदर जो मुलव्वस, अब मैं पहले के अंदर ही कर दूं कि हमारे पार्लियामेंटेरियन मुलव्वस हैं ह्यूमन स्मगलिंग में, हम उनको नहीं पकड़ रहे। ठीक। दूसरा ये है कि जिस तरह से उस दिन ख्वाजा आसिफ साहब इज़हार ख्याल कर रहे थे पार्लियामेंट में और ये कह रहे थे कि सबसे बड़े टैक्स चोर जो हैं वो पार्लियामेंट में आके बैठ चुके हैं, यानी टोबैको इंडस्ट्री का उन्होंने बाकायदा बताया कि सालाना सैकड़ों अरबों का टैक्स चोरी करते हैं और पार्लियामेंट में आए बैठे हैं। तो इसी तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले भी टैक्स भी चोरी करते हैं, बिजली का बिल भी नहीं देते और मराते लेते हैं, और फिर उसके साथ साथ ये आपके शहर में या आपके मुल्क में जो फकीरों का माफिया है, इनके पीछे भी यही लोग हैं, और जो आपके ह्यूमन स्मगलिंग है इनके पीछे भी वही हैं, जो वीडियोस बनती हैं बच्चों की और रेप होते हैं उनके पीछे भी यही लोग हैं। दूसरी तरफ ये अफ्रीका और लीबिया के वो लोग हैं जो जिनके पास ये भेजते हैं, उसके बाद ये टूटी फूटी कश्तियों में समुद्र में बहा देते हैं इन लोगों को। कई रोज की खबरें आ रही हैं कि कश्तियां डूब रही हैं। और तीसरी तरफ वो केयरलेसनेस है जिसके बारे में आपने इशारा किया, यूरोप के कोस्ट गार्ड्स वो कहते हैं कि इससे पहले कि हमें मुसीबत पड़े हैं ये डूबी जाएं। ये इसमें रैशिज्म भी शामिल है कि अगर सफेद फार्म है तो उनको और इज्जत दी जाती है, अगर वो कम डेवलप्ड मुल्क से हैं या अफ्रीका से हैं या पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हैं तो उनको और तरह का सलूक दिया जाता है। ये जो 21वीं सदी में हमने या दुनिया ने
ह्यूमन राइट्स को पामाल कर दिया है, कैपिटलिज्म ने पामाल कर दिया है अपने अपने मुल्कों में भी और दूसरे मुल्कों में भी और अब वेस्ट में भी। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या ये लोग जब इटली या ग्रीस या इंग्लैंड या फ्रांस जाते हैं तो उनको इज्जत मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। मगर अगर आप पढ़े लिखे हों, स्किल्ड हों, लीगल इमिग्रेंट हो तो फिर आपके आप घर भी ले लें, आप कश्तियों की सैर भी करें, डूबे तो फिर वो बचा भी लेते हैं, फिर वो नहीं देखते कि पाकिस्तानी है या नहीं। सो ये नजर आ जाना चाहिए कि जब तक अपने मुल्क में आपको इज्जत की नौकरी के अपॉर्चुनिटीज, आपके मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसकी वजह से पॉलिटिकल रिफ्यूजीज आ रहे हैं, आपके मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफ्यूजीज आ रहे हैं, आपके मुल्क में इन्वायरमेंटल क्राइसिस है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज। तो जब तक आप तीनों प्रॉब्लम्स को हल नहीं करेंगे, और बंधे हुए हैं तीनों प्रॉब्लम्स रहेंगी। और मैं चाहूंगा थोड़ी सी अगर इकोनॉमी पे आपसे बात की जाए, एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि हमने बड़ी मेहनत से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। इसहाकडार साहब जो हमेशा कहते थे आई डोंट केयर, IMF को कहा और क्या क्या कुछ कहा, आज वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अमेरिकी सफ़ीर से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किरदार अदा करे और किसी भी तरह IMF का हमें जो है वो जो 9th रिव्यू था वो कंटिन्यू हो जाए। सर हाउ डू यू थिंक सर, यहाँ पे पोर्ट्स का भी जिक्र हो रहा है कि UAE को पोर्ट्स आपने बेच दी हैं, गिरवी रखवा दी हैं, और मतलब क्या इस मुल्क के अंदर सोल्यूशन यही रहेगा कि आप अपनी तमाम तर चीज़ों को गिरवी रखवा देंगे फिर हमारे मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी? क्या होगा क्या सर? देखें, ये आपको पता होना चाहिए, जो बात हम पहले भी कर रहे हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी दो है जी। एक गरीब आदमी की इकोनॉमी जो कभी भी स्टेबल नहीं होगी जब तक उसके बच्चों को तालीम नहीं देते, आप स्किल्स नहीं देते, ठीक। और एक अमीर आदमी की इकोनॉमी, ये अमीर आदमी को क्राइसिस आया है तो अब वो बेचना शुरू किया है, गरीब आदमी कैसे? हमारे पोर्ट्स हमारे टैक्स से बने हुए हैं, वो गरीब आदमी कैसे है? हमारे हवाई जहाज हमारे टैक्स से बने हुए हैं, वो गरीब आदमी कैसे है? और गरीब आदमी को कुछ पूछा जा रहा है, आप पहले ये देखिए। मैं ये मानता नहीं कि ये गवर्नमेंट है जिसने डिफॉल्ट से बचाया है, वो तो दोस्त मुल्क हैं, चाइना, UAE, सऊदी अरब, जिन्होंने आपको डिफॉल्ट से बचाया हुआ है। आपने इसमें क्या कर लिया है? पहले भी वो करते थे। अब आप अमेरिकी सफीर को कह रहे हैं, मगर जो यूक्रेन में अमेरिका आपको कहता है कि उसकी सपोर्ट करो तो आपने नहीं की, आपने एब्सटेन किया, तो अमेरिकन सफीर आपकी क्यों मदद करेगा जी? आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो गई हुई है, जो अच्छी बात है, मगर फिर आप उन्हीं से मदद मांग रहे हैं तो ऐसी नहीं है। आप फैसला करें जो शायद आपने कर लिया है कि आप अपने घर को ठीक करेंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी से नहीं ठीक होगा जब तक आप स्किल्स नहीं देते लोगों को, जब तक आप रूल ऑफ लॉ नहीं देते लोगों को, जब तक आप उनको अपॉर्चुनिटीज ऑफ इनकम जनरेशन नहीं देते, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज वो तो आप दे नहीं रहे। ठीक। तो ये लड़खड़ाने से नहीं चलेगा, बड़ा सीरियसली आपको रिवैम्प करना पड़ेगा, बड़ा सीरियसली आपको गवर्नमेंट छोटी करनी पड़ेगी, बड़ा सीरियसली आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो पोर्ट्स बेच के या लीज करके शायद मैनेजमेंट तो कर लें, मगर जब तक वो पैसा आपके मुल्क के बच्चों के काम नहीं आएगा, मुल्क लड़खड़ाता रहेगा। सर लड़खड़ाता तो रहेगा, लेकिन हालात तो यहाँ पर यही हैं। जिस तरह अगर मैं पीपल्स पार्टी की थोड़ी सा जिक्र करूँ आपसे, तो बिलावल भुट्टो साहब बड़े नाला हुए शहबाज शरीफ साहब से कि बजट में सैलाब ज़दगान के लिए पैसे कोई नहीं रखे, और उन्होंने बड़ी धमकी भी लगाई, और धमकी के बाद फ़ौरन से शहबाज शरीफ साहब ने 25 अरब जो है वो सिंध हुकूमत को दिया, तो बड़े सुकून में आ गए बिलावल साहब भी और सिंध हुकूमत भी, और शायद वो 25 अरब जो है वो गरीबों को और सैलाब ज़दगान को मिल गया होगा, लेकिन सुकून इनको मिल गया कि शायद वो पैसा 25 अरब आ गया तो ठीक है, अब काम ठीक चल रहा है। साल 1.5 साल हो गया। UN की रिपोर्ट है कि 4.5 मिलियन लोग और गुर्बत की लकीर के नीचे गए हैं इस फ्लड की वजह से। ये है कि 1.5 मिलियन एब्सोल्यूट पॉवर्टी की लकीर के नीचे गए हैं, और अब वो चोरी चकारी और बच्चे बेच रहे हैं और प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं। ये भी UN की रिपोर्ट है कि 1.4 मिलियन बच्चे डेंगू और मलेरिया से मर गए उस सैलाब की। तो इस 25 जो बिलियन दिया है, ये डायरेक्टली इन्वेस्ट होना चाहिए था उस इलाकों में। सर जिनको सुकून आया, मेरा ख्याल है उनको सुकून आ जाएगा उस 25 बिलियन से।
जी वो इलेक्शन अपना लड़ लेंगे अगला उस पैसे से। मेयर भी कराची में उनका आ गया सर, अब तो दासी घी में हो गई। जी जी, बात यह है कि मैं और मलिक साहब यही बात कर रहे हैं कि जब तक अवाम का पैसा अवाम तक वापस नहीं पहुंचता इस मुल्क में ये सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। 4 मिलियन बच्चे हर साल आपकी पॉपुलेशन में ऐड होते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब है कि 4 मिलियन अडल्ट्स हर दफा आपकी लेबर फोर्स में ऐड हो रहे हैं। ये सिर्फ 2017 से 2023 का जो सेंसस है वो दिखा रहा है कि 246 मिलियन आपकी पॉपुलेशन हो गई है। आपने क्या अपॉर्चुनिटीज दी हैं उस पॉपुलेशन के लिए? आपने क्या घर बना दिए, क्या फैक्ट्रियां बना दी, क्या एग्रीकल्चर को एक्सपोर्टेबल बना दिया? आपने कुछ नहीं किया। तो ये सारा बाकी जो वाइट वॉश है वो मुल्क को स्टेबल नहीं कर सकता इररिस्पेक्टिव में, और जिसकी वजह से फिर रेफ्यूजीज भी जाएंगे, जिसकी वजह से ये ऐसे हादसे भी होंगे, जिसकी वजह हमने पहले ही बात कर ली है कि पावरफुल लोगों तक जब तक हाथ नहीं लॉ का पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा। आपने बताया कि काजी ईसा साहब आ रहे हैं एज चीफ जस्टिस सितंबर में। आई होप के डायरेक्शन आपका लीगल पोजीशन का और लोगों को है कानून मिलने का शायद बेहतर हो जाए, बट मेरा नहीं ख्याल कि एक आध आदमी से होता है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जब तक इस मुल्क का ख्याल नहीं रखेंगी, इस मुल्क के अवाम और बच्चों का, मैं अवाम की बात में नहीं करता, बच्चों का, इसके चीजें, इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो आंसर है, जो जॉब्स भी देता है, जो प्रोडक्टिविटी देता है, जो डॉलर कमाता है। एक्सपोर्टेबल प्रोडक्शन करने की जरूरत है, अपने घर से बिजली बनाने की जरूरत है। मुझे वो पॉलिसीज नहीं नजर आई। जब तक वो पॉलिसीज नहीं होगी, हम डिफॉल्ट से तो नहीं होगा, मगर हम मांगते रहेंगे दुनिया से, मांगते और रहेंगे अपने और से पूछते रहेंगे। बिल्कुल मांगते रहेंगे। मांगना भी तो हल नहीं है सर, इट इज नॉट द सोल्यूशन टू एनीथिंग। हमें यहाँ पे खुद से इंडस्ट्रियलाइजेशन है सर, सोल्यूशन एक्सपोर्टेबल्स पैदा करना है, सोल्यूशन जॉब्स देना है, सोल्यूशन इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग। बड़ी तादाद में लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो बेचारे अंदर मरते भी जा रहे हैं और कम बहुत पहुंच रहे हैं। करते हैं एक्सपोर्ट तो शायद इनको पैसे भी आ जाएं और उनको इज्जत भी मिल जाए, इज्जत भी मिल जाए और पैसे भी आ जाए। यहाँ पर अब्दुल्ला मलिक साहब, जिस तरह से अगर हम थोड़ी सी सियासत की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा साहब के बाद एतजाज़ एहसन साहब की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी है, और करनी बनती थी। मेरा ख्याल बड़ी देर लगा दी पीपल्स पार्टी ने रुकनीत मुअत्तल करने में, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी तो किसी कंट्री में है नहीं है। डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम तो मौरूसी सियासत का निज़ाम है, और ये तमाम पार्टीज़ जो हैं एक्चुअली पार्टीज़ नहीं है। ये तो अपनी इनकी जो है ना क्या कहें कि कंपनीज़ हैं जिसमें बेटा ही आगे से चलेगा और बेटे का बेटा और बेटे से अगली नस्ल चलेगी, वही लोग यहाँ पे हुक्मरान रहेंगे। वो अहल हैं या नहीं हैं, बच्चों के बेटे हैं, मरीम नवाज साहिबा नवाज शरीफ की बेटी हैं, अहलियत उनकी है या नहीं है, शी इज़ गोइंग टू बी द लीडर। सिमिलरली हमजा शहबाज को देख लें, बिलावल साहब को देख लें, तो यहाँ पे बाकायदा एक सीरीज़ चलती आ रही है जो घर से फैमिली से बाहर नहीं निकलती, ना निकलने दिया जाता है। तो फिर आपको लगता है सर यहाँ पे कहाँ है डेमोक्रेसी? क्या होगा इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी ना हो? पहली बात तो ये कि ये एक हमारा एक वहम है कि ये इस पाकिस्तान में जमहूरियत है। देखो ना, ये एक जमहूरियत एक मिजाज का नाम है, एक सिस्टम का नाम है। न तो हमारा मिजाज जमहूरी है, न ही हमारा सिस्टम जमहूरी है। देखना, हमारी एक फ्यूडल अप्रोच है और फ्यूडल मिजाज है। और हम जो काम अब देखना, ज़रूरी नहीं होता जो फ्यूडल होता है उसके बहुत ज़्यादा मुरब्बे हों। उसका जो एटीट्यूड होता है ना, उसका जो अपना मिजाज होता है, उसका रख रखाव, उसके बोलने का तरीका, उसका जो एक दूसरों को दबाने का तरीका, ये फ्यूडल होना तेरा बुरा नहीं है। फ्यूडल सोच रखना और दूसरों को सोच के ताबे रखना, ये सबसे बुरी बात है और ये ख़तरनाक बात होती है। देखिए, पाकिस्तान में ये जो पर्सनैलिटी ओरिएंटेड जमातें हैं, मतलब अगर भुट्टो को निकाल दें तो पार्टी ख़त्म हो जाती है, नवाज शरीफ फैमिली को निकाल दें तो पार्टी ख़त्म हो जाती है, जो कासिम के अब्बा हैं उनको निकाल दें तो पार्टी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा पार्टी में कोई जमहूरियत नहीं है। ये कहना, देखिए खोसा साहब और एतजाज़ साहब का एक बड़ा नाम है, वो प्रोफेशनल लॉयर्स भी हैं और इनकी एक बड़ी लंबी स्टैंडिंग है, बड़ी लंबी जद्दोजहद है और रूल ऑफ लॉ के लिए।
देखना एक प्रोफेशनल वकील के पास कोई भी जा सकता है, लेकिन किसी को वही पार्टी से निकालने के लिए एक तरीकाकार वजह किया गया उनके अपने मंशूर में, मैनिफेस्टो में, कि जनाब किसी को अगर निकालना है तो उनको शौका दिया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इन दोनों अशखास ने पार्टी के खिलाफ या पार्टी के के खिलाफ कोई बात नहीं, कोई रिकॉर्ड पे नहीं। हाँ, अगर रूल ऑफ लॉ की बात की है, इलेक्शन की बात की है, तो वो देखें ना, वो तो हर शख्स कहता है कि ये इलेक्शन होने चाहिए। मतलब आपके एनालिसिस, आप भी बैठ के बात करते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि एक टर्म होती है, वो ख़त्म होती है तो अगली हुकूमत ने आना होता है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक तो मामलात ठीक है, लेकिन जिस अंदाज में उनको ह्यूमिलेट किया गया, वॉल ऑफ शेम बनाई गई, लेकिन ये तरीकाकार जो है ना नहीं होना चाहिए। मसलन देखना, हम सभी 9 मई के जो वाक़यात हैं हम उनकी भरपूर मजम्मत इसलिए करते हैं कि सियासी जमातों में तशद्दुद नहीं होता। दुनिया भर में जो इनकलाबात आए हैं, या तो वो रेवोल्यूशन के ज़रिए आए हैं या एवोल्यूशन के लिए ज़रिए आए हैं, इर्तिका के ज़रिए, और वो एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए, एजुकेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, इनके ज़रिए, जैसे ईरान इनकलाब है या फ्रांस का इनकलाब है। देखिए इनके और पैरामीटर थे। पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसे हम कहें कि ये इनकलाबी पार्टी है। हाँ, फैशन के तौर पर हम ज़रूर कहते हैं कि हम मुल्ला के ख़िलाफ़ है, या हम रिलीजन के ख़िलाफ़ हैं, हम जनाब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। ये एज ए फैशन है पाकिस्तान में। लेकिन यकीन जानिए कि देखिए एक ऐसे इदारे जो आपको डिफेंड कर रहे हैं, आप सोते हैं तो वो जागते हैं, आपकी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, वो आपके लिए खड़े होते हैं, आप खुद उनके इन्वॉल्व करते हैं, खुद इन्वॉल्व। मतलब वज़ीरिस्तान में जाए ना, पुलिस वालों के लड़ें, जाए ना किसी सियासी जमात के कारकुनों को लड़ें। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई होती है पार्लियामेंट के फ्लोर पे। आप वो यूज नहीं करना चाहते, आप 162 बंदे बाहर निकल जाते हैं, आप अपनी 2 हुकूमतें तोड़ देते हैं, बनी बनाई, आप काहे के लिए, फिर आप क्या करना चाहते हैं? देखिए ना, आपने कौम को शऊर देना चाहिए। मसलन आपके पास 62% यूथ है, तो आप उसको पॉजिटिव सेंस में लेके जाएं, वेट करें। देखो ना, 2 महीने नहीं, 3 महीने में, 6 महीने बाद आपकी बारी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप अपने हाँ, अगर आपने लड़ाई लड़नी है ना, उस फरसूदा निजाम के खिलाफ लड़े। लड़ाई लड़नी है तो जहाँ आपके अपोजिशन में बैठ के लड़ लें आप, जिस तरह से आपने किया है, या जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं अपोजिशन थी आपके पास, बड़े सर हमारे यहाँ गवर्नेंस नहीं है, हमारे यहाँ इंसाफ करने वाले इदारे डिलीवर नहीं कर रहे, हमारे यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हमारे यहाँ करप्शन है, हमारे यहाँ लॉलेसनेस है, हमारे यहाँ एजुकेशन के इदारे बंद पड़े हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, हम रिवोल्यूशनरी नहीं हो रहे हैं, हम अपनी तरक्की नहीं दे। हम आज भी हमारा जो बजट है, जो यूनाइटेड नेशन के अदाद-ओ-शुमार है कि कम अज़ कम इतने % होना चाहिए, हमारा तो 1% से भी नीचे है। हेल्थ के देख ले, एजुकेशन देख ले, इन्वायरमेंट देख ले, जो दुनिया में सर प्रॉब्लम आ रही है हम उनको एड्रेस ही नहीं कर रहे। हमें ये भी नहीं मालूम कि हमारे खाने वाले के हमारे मसाइल कितने हैं, हमारे वसाइल कितने, हमारी आबादी कितनी है। दुनिया भर में प्लानिंग है, डेवलपमेंट नहीं होता है, प्लानिंग है, रिसर्च होता है। हमारे यहाँ डेवलपमेंट है, रिसर्च के इदारे नहीं है। तो फिर असर आप क्या करेंगे? ऐसे लूली लंगड़ी नेशन को आप लेके जा रहे हैं। आपने तो अपने मेहमारों को कौम बनाना है, लीडर एक कौम बनाता है, जनरेशन का सोचता है, वो अपने इलेक्शन की नहीं सोचता। लेकिन अगर आपने चढ़ाई करनी है तो आप फरसूदा निज़ाम के खिलाफ चढ़ाई, अगर आपने चढ़ाई करनी है तो उन लोगों के खिलाफ जाएं जो माफिया के हिस्सा है, उनके घरों पे जाकर दस्तक दें, उनको शऊर दें। पुलिस चले, आप कहते हैं कि जो आपने पुलिस का निज़ाम फरसूदा है तो वहाँ हल्ला गुला करें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप जो अपने मुख्तदर इदारे होते हैं सर, उनके घरों के आप जला देते हैं। क्या आप किसको जला रहे हैं? आप अपने इन्वेस्टमेंट को जला रहे हैं, अपने एसेट्स को जला रहे हैं। तो ये इनकलाब ऐसे नहीं आता कि 4000 बंदा चढ़ दौड़ा। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमें अफसोस इसलिए होता है कि आप अपनी एनर्जी वहाँ ज़ाया कर रहे हैं जहाँ से आने वाला कुछ नहीं है, वो तबाही है, तबाही है। तो आप फिर क्या करेंगे? कोई भी ऐसी जगह पे आप जब जाएंगे, लॉ नसरत करेंगे, तो कानून हरकत में आएगा। तो फिर आपको सोचना चाहिए कि हम एक लीडरशिप पे हैं, अगर गलतियाँ होगी तो देखें ना, गलती होगी तो माने। बड़ी बड़ी दुनिया में जितने भी लोग थे जिन्होंने अपनी सोसाइटियों में रेसिज्म के खिलाफ, लैंग्वेज के खिलाफ, और जो मिनॉरिटीज़ के, उन्होंने इनकलाब लाए शऊर के जरिए। मतलब नेल्सन मंडेला की मिसाल बड़ी वाज़ेह है कि उनको इतने साल पाबंद सलासल रखा गया, और फिर जब बाहर निकले तो साउथ अफ्रीका सबको माफ किया, सबको उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, रिवेंज नहीं लिया किसी के खिलाफ। ना। और सर हमारे यहाँ तो बिलीव करे चट्टा साहब, हमारे यहाँ तो जो इंसाफ भी होता है ना, वो रिवेंज पे होता है। हमारे यहाँ तो इलेक्शन भी आता है ना, वो इंतकाम पे आता है। 2 चीज़ें बड़ी हैं,
अगर हमें इंसाफ अदालतों से मिलता है तो रिवेंज की इंसाफ नहीं होता है, रिवेंज होता है, इसलिए ऐसे किया तो इसके खिलाफ ऐसे किया जाए। अगर कोई पार्टी आती तो कहता है अच्छा इन्होंने पिछले हमारे ऊपर FIR की थी, इन पे 10 की थी तो 100 करो। सर जब तक आप इंतकाम की आग नहीं बुझाएंगे, जब तक आप रिकन्सिलिएशन नहीं करेंगे, न तो आप मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं न सिस्टम को। देखिए ना अभी भी जैसे खाकान अब्बासी साहब कभी कभी मुझे अच्छे लगते हैं कि वो ग्रैंड डियलॉग की बात करते हैं। उन्होंने देख लिया ऊपर खड़े होकर कि जहाँ सिर्फ इन मसाइल से, इन हालात से, इन मामला से मुल्क आगे चलने वाला नहीं है। देख रहे हैं जब भिखारी होता है सर, भिखारी की कोई चॉइस नहीं होती और देने वाला भी सर फिर आपको ह्यूमिलिएट करता है। जैसे भी हम कह रहे थे कि फलां के अगर रिफ्यूजी चले जाएं तो उनके लिए और होता है सर, इसलिए होता है कि जिन कौमों में इज्जत न हो, वकार न हो, मतलब अब तो आपको पड़ोसी भी मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है मादरत के साथ साथ। हमारे पासपोर्ट की क्या इज्जत वकार है। अब मसलन अभी तो आप कह रहे थे हम कि इकोनॉमिक्स पॉलिसीज की वजह से 11 लाख बच्चा एक साल में बाहर चला गया लीगली तौर पे, अरबों रुपए लगा के। हमारा पैसा सर बाहर गया ना, बच्चा अगर बाहर पढ़ रहा है तो उसको पैसा भी हम बाहर भेज रहे हैं, अरबों डॉलर भेज रहे हैं। अगर हम कहते हैं एक्सपोर्ट बंद कर दें जी, इंपोर्ट बंद कर दें कि हमारा डॉलर बाहर जाएगा, भाई जो बच्चा बाहर जा रहा है ये तो भी डॉलर लेके जा रहे हैं ना। फिर दूसरी तरफ अनलीगली जो जा रहे हैं, इनलीगली जा रहे हैं सर, एक तो लीगली चले गए, एक इनलीगली चले गए। आपका जो ब्रेन है वो तो बाहर जा रहा है। मतलब ये जो बच्चे थे 16 साल से लेके 28 साल की उम्र थे सर, ये हमारे एसेट्स हैं, हमें इनको यूज करना चाहिए। आज भी हमने दुनिया से नहीं सीखा कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। आज भी हमने दुनिया से नहीं सीखा कि हमें स्किल्ड इदारे बनाने चाहिए। हम FA BA पढ़ाई जा रहे हैं। अभी एड्स आती हैं हमारे दोस्तों के जो बाहर के मुल्क से क्या जिन्होंने बनाए हुए हैं कि जी आपको रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो ऐड देते हैं जी प्लम्बर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए। डेली आता है, एक मेरा दोस्त है उसका वो डेली आता है, लेकिन जब कहते यार ਤੁਹਾਡਾ कोई है कोई किसी रेफर करो, भाई कहते हैं और जी BA पास है FA सीख जाएगा। मैं दुनिया में ऐसा नहीं होता सीख जाएगा, दुनिया में आपको ना एक मॉडल अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जरिए शऊर आता है। देखो ना इंडस्ट्री तब तो है ही नहीं। आप अपने इन्वेस्टर को सर कॉन्फिडेंस दें, आप कहें कि 5 साल के लिए जनाब आप लगाएं आए, आप टैक्स फ्री, जैसे चाइना ने किया, दुनिया भर की इंडस्ट्री वहाँ चली। वहाँ उन्होंने क्या किया सर, आप पे उन्होंने टैक्सेस खत्म कर दिए, आपको जगह दी, एनर्जी दी, लोगों का कारोबार चल पड़े। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग पिछले दिनों ये एनर्जी की क्राइसिस है तो बांग्लादेश में चले सर। एक कौम बन के सोचना होगा सर, लोगों के जख्मों पे मरहम रखनी होगी सर, लोगों को एतबार देना होगा सर, लोगों को एजुकेट करना होगा, लोगों को सर राइट्स देने होंगे। राइट्स ऐसे नहीं देने कि जनाब मैं बादशाह हूँ जी आपको दे दिया एक तकरीर तो जी लैपटॉप तो की चाहिए तो सर जैसे वो कहते हैं ना परहेज इलाज से बेहतर होती है। तो हमें सर ग्राउंड चाहिए, हमें अस्पताल नहीं चाहिए। मैं ये थे लोग अभी क्यों नहीं अस्पताल चाहिए भाई, जब आप सेहतमंद होंगे तो अस्पताल में जाने की क्या जरूरत है। हमें लाइब्रेरीज चाहिए सर, हमें जिम्स चाहिए। मसलन सर आप छोटा अस्पताल होते हैं ना सर दुनिया भर में, तो डॉक्टर्स के लिए सर वहाँ पर जिम होते हैं ताकि वो स्ट्रेस कम कर सके। सर हम स्ट्रेस देते हैं, हम कहते हैं अगर टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। सर ये जो कल्चर है ना इसे ख़त्म करना होगा। बिलीव करें मैं अपने बाकी जो दोस्त हैं आपकी तरह जो सीनियर एनालिस्ट है बड़े बड़े चैनल पे बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि समाज की बात करें सर, किसी एजुकेशनिस्ट को बिठा के बात करें, किसी फिलंथ्रोपिस्ट को बिठाकर बात करें, किसी पोएट को बिठाकर बात करें, किसी शायर को बिठाकर बात करें, किसी अदीब को बिठाकर बात करें, किसी ह्यूमन साइकी के जानने वाले से बिठाकर बात करें, किसी सोशलिस्ट को बिठाकर बात करें कि वो नब्ज पे हाथ रख के बताएगा कि सर आपके माशरे में इस वक्त टेम्परेचर क्या है, आपकी नेशन कहाँ जा रही है, डिप्रेशन क्यों है सर, क्यों है सर। हम तो सर आखिरी बात हम सर देखिए हम उनको बिठा के बात करते हैं। मसलन यजीद को बिठा के हम कहते हैं सर हुसैन पे नूह तो पढ़ दो, तो फिर सर वो क्या करेगा। एक कातिल को बिठा के, एक जो मेरे ख्वाबों का कातिल है, मेरे जो राइट्स का कातिल है, मेरे जो 75 सालों में मेरी मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाला है सर, वो अब दाएं था फिर बाएं आ गया, फिर आगे था फिर पीछे आ गया, फिर पीपल पार्टी में था, क्यों लीग में आ गया, क्यों लीग से नून लीग है, नून से फलानी पार्टी में। सर वो जंप करता जा रहा है। ये सर सादिक अमीन नहीं है इसलिए कि इसने मेरा मैंडेट चोरी किया, मैंने एक पार्टी के तौर पर उसको वोट दिया, उसने मेरा वोट बेच दिया, तो ये सर ये तो चोर है, सादिक अमीन नहीं है। फिर हम उनको ला के बैठा के कहते हैं नहीं रेटिंग का मसला है जी, आपको बैठाएंगे तो रेटिंग नहीं आएगी। सर रेटिंग के चक्कर से बाहर निकले, उन लोगों को यहाँ बिठाएं जो रोल मॉडल है। अब हमारे पास क्या हीरोज है,
मसलन डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब कई चैनल में बैठे में खुशी होती है कि ऐसी लॉजिक की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं। ऐसे सर चंद लोग हैं जो ख्वाब दिखाते हैं, होप देते हैं। डॉक्टर साहब ख्वाब और होप की बात करें अगर, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस टाइम जो हालात हैं, क्योंकि बार बार खबरें ये आ रही हैं कि यहाँ पे शायद पोर्ट्स को गिरवी रखवाया जा रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह से चीज़ों को मैनेज करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। अमेरिका को बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, पाकिस्तान मदद मांग रहा है अमेरिका से, और पाकिस्तान सब कुछ, यानी इस टाइम पे जो हुकूमत है वो कुछ भी करना चाह रही है IMF का कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने के लिए। कितना ज़रूरी है IMF का कॉन्ट्रैक्ट होना इस टाइम पे, 9th रिव्यू होना, और अगर ये नहीं होता तो क्या कंसिक्वेंसेज होंगे सर इसके? क्योंकि हमारे पास 30 जून तक का गालिबन इसका टाइम है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। शुक्रिया जी। बात यह है कि IMF का जो पैकेज है वो आपको ये इंश्योर करता है कि जो कैपिटलिस्ट मुल्क हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जी ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, ये आपको और कर्जा दे दें। ठीक। वरना हमें इस वक्त IMF की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो चाइना करने को तैयार, ठीक, जो रशिया करने को तैयार है, सऊदी अरब करने को तैयार है, UAE। हमें इंटरनेशनल ट्रेड चाहिए, रीजनल। हमें वो ब्लॉक जो हम राइटली बदल रहे हैं वो उसकी जरूरत है। ठीक। बट एट द सेम टाइम जब आपका दो माशरे बने होंगे कि अपर क्लास के जो लोग हैं वो, उनके बच्चे यूरोप और अमेरिका में रहते हैं, वहां पढ़ते हैं, तो उनको उनकी जरूरत रहेगी। बाकी कौम जो है या तो वो खुद बनाती है, खुद खा लेती है, या फिर वो चीन और ईरान और इलाके के मुल्कों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। उनको ये मौके दीजिए तो IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। IMF जो है, मैंने आपसे अर्ज की कि वो इस गवर्नमेंट से बिल्कुल गुफ्तो शुनीद नहीं करेगी। आपकी जो इलेक्टेड 5 साल की गवर्नमेंट आएगी, एक इकोनॉमिक पॉलिसी देगी, उससे IMF कर लेगी मुआहदा जो भी करना है। बट मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं वो 30 बिलियन लीगली और 20 बिलियन इलीगली भेजते हैं इस मुल्क में। 50 बिलियन डॉलर जो है वो सालाना यहाँ पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? 50 बिलियन डॉलर सालाना पाकिस्तान में आते हैं, लीगली और इनलीगली दोनों आते हैं। मगर IMF से आप मांग रहे हैं 1.2 बिलियन, यस, तो टोटल 16 बिलियन। तो बेहतर है कि आप ये जो लोग इलीगली जाके डूब रहे हैं इनको आप ट्रेन करें, स्किल्स दें और लीगली इनको एम्प्लॉयबल करें दुनिया में। वो आपको डॉलर भेजेंगे, वो अपनी फैमिलीज को भेजेंगे। इनकी खिदमत करें आप। जब तक आप अपने लोगों की खिदमत नहीं करेंगे, उनको इज्जत नहीं देंगे, उनको रूल ऑफ लॉ नहीं देंगे, ये चोर जो आपकी हुकूमतों में बैठे हैं, जिस तरह मलिक साहब ने कह दिया कि बार बार पार्टियां बदलते हैं, और अब जब तक उनको आप फारग नहीं करेंगे उस सारे प्रोसेस से, आपको कोई दुनिया का मुल्क ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको यूज तो कर लेंगे एक ग्रुपिंग में या दूसरे ग्रुपिंग में। आप जो जा रहे हैं अमेरिका को रिक्वेस्ट करने, तो अमेरिका ने तो बड़ा सीरियसली कहा है, ट्रम्प तो इससे भी ज्यादा सीरियस था कि जनाब आप वोट और तरह देते हैं, पैसे हमसे मांगते हैं। तो एक ही मुल्क है जो आपकी मदद किए जा रहा है, वो चीन है। ठीक। वो आपको मार्केट्स भी मांग रहा है आपसे, वो आपको एक्सपोर्ट भी करने को तैयार है, टेक्नोलॉजी, स्मॉल फार्मर्स की टेक्नोलॉजी, वो आपको स्किल्स भी देने को तैयार है, वो आपकी सड़कें भी बनाने को तैयार है। आप रीजनल ट्रेड, और उसके पीछे सेंट्रल एशियन मुल्क हैं जहाँ से आपने गैस भी लेनी है, बिजली भी लेनी है। ईरान, एक पाइपलाइन आपने उनसे मुआहदा किया हुआ है, वो उसको ओपन करें ताकि आपको गैस भी मिले। ईरान की यूनिवर्सिटियां में अपने स्टूडेंट्स टीचर भेजें, रशिया की यूनिवर्सिटियों में अपने टीचर स्टूडेंट्स भेजें, चाइना की यूनिवर्सिटियों में टीचर स्टूडेंट्स भेजें। वो जरूरी नहीं है कि PhDs ही करें सारे के सारे। इंडस्ट्रियल स्किल्स भी तो दी जा सकती है ना, 6 महीने की, 2 साल की। ये जब तक आप ये पॉलिसी नहीं बनाएंगे, रीजनल कोऑपरेशन नहीं करेंगे, सऊदी अरब और UAE से इन्वेस्टमेंट नहीं मांगेंगे, जॉइंट वेंचर्स नहीं करेंगे, आप इस तरह लड़खड़ाते रहेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपकी पॉलिटिकल एलीट है, जो मलिक साहब भी कह रहे थे, उससे आपको जान छुड़ा के
पीपल पावर की तरफ जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। सर लेकिन जान छुटेगी कैसे सर? ये तो पॉलिटिकल लीड जो है इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, इन्होंने बाउंड किया हुआ पूरी आवाम को, जान कैसे छुटेगी इनसे? बात ये है कि फिर यही तो सारी मजे की बात है कि कौमें फिर पड़ जाती हैं ऐसे लोगों को। आपने देख लिया 9 मई को गलत इस्तेमाल किया अपने गुस्से का कौम ने, मगर गुस्सा तो दिखाया। ठीक, तो आपको सबक आ जाना चाहिए कि आप उनकी एनर्जी को, कौम की एनर्जी को, यूथ की एनर्जी को, ख्वातीन की एनर्जी को सही तरह इस्तेमाल करें, इंडस्ट्री में करें, स्किल्स में करें, एक्सपोर्टेबल्स में करें, तो यही जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। मगर अगर नहीं करेंगे तो ये बार बार आपके एसेट्स टूटेंगे, बार बार कहीं ना कहीं ये गुस्सा निकलेगा। चैनलाइज करने की जरूरत है। ठीक, जी जी। और इसमें बहुत बड़ा कसूर ब्यूरोक्रेसी का है। वो अपनी ऐश में लगे हुए हैं, वो जो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कौम को, वो नहीं दे रहे। तो आपको रिवैम्प करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अब्दुल्ला मलिक साहब, लास्ट पॉइंट। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यकीन जानिए कि डॉक्टर कैस साहब जैसे लोग जो ग्रास रूट लेवल की चीज़ों को मरूज़ हालात को देखते हुए एनालिसिस करते हैं, बड़ा रियलिस्टिक करते हैं। अब हम टेलीविज़न चैनल पे कुछ ऐसे तोता चश्म लोगों को देखते हैं जिनका ना इकॉनमी से तल्लक होता है, ना हमने उनको चेहरे देखे होते हैं। वो IMF के प्रोग्राम पे ऐसी डिबेट कर रहे थे कि इनसे बड़ा कोई माहिर नहीं है। जैसे एक बंदा कहा जी मैं तो अभी माहिर हूँ, क्या कहा जी मैं स्विमिंग करता हूँ। भाई स्विमिंग करने से अभी माहिर थोड़ा होता है। देखिए बात यह है कि IMF कहता क्या है। IMF पहली बात कहता है कि देखिए अपने टैक्स नेटवर्क को बढ़ाइए। बस हमारे यहाँ जो जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, सियालकोटी साहब ने, कि जी हमारे यहाँ दाएं बाएं देख के कहा कि कोई टैक्स नहीं देता। बाकी पार्लियामेंट में बैठे लोग टैक्स नहीं देते, कोई जागीरदार टैक्स नहीं देता। करोड़ों रुपए के उनके आमों के और सिट्रस के और शुगर के वो बिकती हैं, लेकिन वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही देखना 8-10 लोग तो लाख बंदा तो जो सैलरी क्लास है वो उनकी डिडक्शन होती है, वो देता है या एक्सोर देता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं जो लोगों पे आप टैक्स लगाते हैं उनकी इनकम के बुनियाद पर रियलिस्टिकली, लेकिन वो लोग टैक्स देने के लिए वाकई तैयार नहीं है। इसलिए IMF कहता है कि टैक्स नेटवर्क बढ़ाइए। आपके यहाँ तो 22 करोड़ में से हार्डली कोई चंद लाख लोग टैक्स देते हैं। दूसरी बात ये है जी, आप एक दूसरी बात वो कहते हैं ये सब्सिडी है ना, टारगेटेड करें। मतलब आपके यहाँ इतने लोग खतरे गुर्बत से नीचे रह रहे हैं तो आप उनको दें। भाई आप जो एक पराडा में आता है आप उसको भी कह रहे हैं कि जी हमने पेट्रोल सस्ता करके देना, जब मोटरसाइकिल पे आता है उसको भी सस्ता करके देना है। तो आपको तरजीहात तय करनी है। सर टाइम खत्म हो गया सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब्दुल्ला मलिक साहब आपका शुक्रिया। डॉक्टर कैस असलम साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। और जीना आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।